नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार और आज की कहानी सिर्फ एक केस की नहीं है, बल्कि उस लोकतंत्र की आत्मा की है जिसे हम हर सुबह अपने अखबारों में ढूंढते हैं, हर शाम अपने टीवी स्क्रीन पर मरते हुए देखते हैं। 5 साल, सोचिए, पूरे 5 साल, 1825 दिन नहीं, बल्कि 10-800 घंटे का सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें बंद हैं कई आवाजें, वो आवाजें जो कभी सड़कों पर संविधान पढ़ती थीं और अब सलाखों के पीछे न्याय की एक लाइन पढ़ने को तरस रही हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। यह चैनल गोदी मीडिया नहीं है, यहां सिर्फ सच बोला जाता है और सच सुनना हर नागरिक का हक है। और हां, कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, बिहार, यूपी, दिल्ली, आंध्र प्रदेश या फिर विदेश से। अब दोस्तों, आइए असली खेल शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उमर खालिद, शजील इमाम, मीरन हैदर, गुलफिशा फातिमा, शर्जील रहमान और मोहम्मद सलीम की वो नाम जो पिछले 5 सालों से जेल में हैं, लेकिन जिन पर अब तक मुकदमा तक शुरू नहीं हुआ। हां दोस्तों, आपने सही सुना, ट्रायल शुरू नहीं हुआ, यानी कोर्ट में सुनवाई की घड़ी अभी तक बजी ही नहीं। और यह कहानी सिर्फ कुछ लोगों की नहीं, यह कहानी है उस देश की जहां बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन का सिद्धांत अब सिर्फ किताबों में रह गया है। लेकिन चलिए इस कहानी को जरा धीरे धीरे खोलते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक केस नहीं, यह भारत की लोकतांत्रिक आत्मा की अग्नि परीक्षा है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जहां हत्या, बलात्कार, रिश्वतखोरी जैसे अपराधों में सजा पाए लोग बार बार पैरोल पर बाहर आ जाते हैं, लेकिन जिन पर अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ, वो सलाखों के पीछे 5 साल गुजार देते हैं। है ना विडंबना? यही विडंबना आज भारत के संविधान पर सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ी है। 2020 में जब दिल्ली में दंगे हुए तो इस पूरे प्रकरण का राजनीतिक और धार्मिक रंग तुरंत बदल गया। पुलिस ने कहा षड्यंत्र हुआ है, कहा गया कि सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों ने हिंसा भड़काई। लेकिन सवाल यह है, क्या प्रदर्शन करना, सवाल पूछना या सरकार से असहमति जताना अब आतंकवाद कहलाता है? इस केस में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया वो सब वही थे जो सरकार की नागरिकता नीति के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। और फिर आया यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, एक ऐसा कानून जिसे आतंकवाद रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज ये देश में विरोध की आवाजों को रोकने का औजार बन चुका है। अब जरा सोचिए, 5 साल से ये सभी आरोपी जेल में हैं, बिना ट्रायल, बिना सजा, बिना कोई सबूत तय हुए। क्या यह न्याय है या सिर्फ न्याय का मजाक? आज जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तो देश के सबसे बड़े वकील कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद मैदान में हैं। और दोस्तों, उनकी दलीलें केवल कानूनी नहीं थीं, बल्कि लोकतंत्र की धड़कन से जुड़ी थीं। कपिल सिब्बल ने कहा, दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर इस केस को खींचा। उन्होंने कोर्ट में साफ कहा, जब दंगे हुए 23 से 26 फरवरी 2020 उमर खालिद दिल्ली में थे ही नहीं। कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई ठोस लिंक नहीं, फिर भी 5 साल की कैद। सिब्बल ने यह भी बताया कि दिल्ली पुलिस खुद जांच पूरी करने में 3 साल लगाई गई और फिर सितंबर 2024 में जाकर एक और चार्जशीट दाखिल कर दी। अब सवाल उठता है, अगर जांच ही पूरी नहीं हुई तो कैद का औचित्य क्या है? यह सिर्फ देरी नहीं, यह एक रणनीति है। डिले इज द न्यू डिनायल, यानी देरी ही अब न्याय से इनकार का नया तरीका है। फिर सिब्बल ने यूएपीए के दुरुपयोग पर सीधा वार किया। उन्होंने कहा, सरकार की नीतियों का विरोध करना आतंकवाद नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो कल को हर छात्र, हर पत्रकार, हर शिक्षक जिसे सरकार से असहमति है वो आतंकवादी कहलाएगा। सिब्बल ने याद दिलाया कि आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को भी यूएपीए में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कोर्ट ने कहा उनकी गतिविधियां आतंकवाद नहीं थीं। तो जब उन्हें बेल मिल सकती है तो उमर खालिद को क्यों नहीं? दोस्तों, यही तो असली सवाल है, कानून सबके लिए बराबर है या नहीं?
और फिर बोलने उठे सलमान खुर्शीद। उन्होंने कोर्ट में एक ऐसा संदर्भ दिया जिसने सबको झकझोर दिया, 1969 का शिकागो ट्रायल। उन्होंने बताया कि वियतनाम युद्ध के समय अमेरिका में लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे, सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे, और जब हिंसा हुई तो सरकार ने 8 लोगों को दोषी ठहरा दिया। उन्हें कहा गया दंगा भड़काने वाले, लेकिन बाद में वो मुकदमा अमेरिकी न्याय व्यवस्था का प्रतीक बन गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर्सेस स्टेट पावर। खुर्शीद ने वही सवाल भारत के सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। अगर कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा हो और पुलिस या सरकार की तरफ से उकसावे में हिंसा भड़क जाए तो असली जिम्मेदारी किसकी है? यह सवाल केवल उमर खालिद का नहीं था, यह सवाल भारत की आत्मा का था। दोस्तों, कोर्टरूम में जब ये बातें हो रही थी तब हर लाइन, हर शब्द जैसे भारत के संविधान को पुकार रहा था। क्या हम अब भी वो देश हैं जहां असहमति देशद्रोह नहीं होती? यह सुनवाई सिर्फ कानून की नहीं बल्कि नैतिकता की भी है, क्योंकि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन का सिद्धांत अब व्यवहार में खो गया है। 5 साल तक बिना ट्रायल किसी को जेल में रखना, क्या यह न्याय से पहले सजा नहीं है? और फिर याद आता है, राम रहीम और आसाराम जैसे अपराधियों को बार बार पैरोल मिल जाती है, जबकि एक व्यक्ति जिसने सिर्फ सरकार की आलोचना की वो 5 साल से जेल में है। क्या यह समान न्याय है, या फिर एक संदेश जो बोलोगे वो भुगतोगे? अब जरा इस कहानी का समय और संदर्भ समझिए। सुप्रीम कोर्ट में यह केस सुन रहे हैं मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ की बेंच के न्यायमूर्ति V.R. गवई। जस्टिस गवई का नाम संविधानवादी सोच और बाबा साहेब आंबेडकर के विचारों से जोड़ा जाता है, और यही कारण है कि यह सुनवाई अब एक न्यायिक डेडलाइन बन चुकी है, क्योंकि जस्टिस गवई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। कानूनी हलकों में चर्चा है, अगर इस बेंच ने बेल नहीं दी तो यह केस फिर से नई बेंच के पास जाएगा, और इसका मतलब होगा फिर महीनों, शायद सालों की देरी। इसलिए यह सुनवाई सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि स्वतंत्रता की आखिरी उम्मीद बन गई है। दोस्तों, यह सोचकर ही दिल कांप उठता है कि किसी इंसान को 5 साल जेल में रखकर उसके जीवन के 5 सबसे कीमती साल छीन लेना, सिर्फ इसलिए कि राज्य को लगता है कि वो खतरा है। लेकिन असली खतरा कौन है? वो जो सवाल पूछता है या वो जो सवाल पूछने वालों को दबा देता है? अब जरा एक क्षण के लिए आप खुद से पूछिए, क्या आप इस समाज में इतना बोलने की हिम्मत रखते हैं जितनी उन्होंने की थी, या हम सब अब डर में जीने लगे हैं? इस केस में जो सबसे ज्यादा गूंज सुनाई दी वो यही थी, प्रोसेस इज द पनिशमेंट। यानी अब सजा देने के लिए दोष साबित करने की जरूरत नहीं, बस मुकदमे को लंबा खींचो और व्यक्ति की जिंदगी को जेल में सड़ा दो। अब जरा सोचिए, अगर आप या मैं किसी केस में फंस जाएं और 5 साल तक ट्रायल ही शुरू न हो तो क्या हम उसे न्याय कहेंगे? दोस्तों, ये केस एक ऐसे देश का आईना है जो खुद से लड़ रहा है, जहां संविधान की पंक्तियां हर दिन कोर्ट की 4 दीवारों में कैद होती जा रही हैं। 6 नवंबर को अगली सुनवाई है और पूरा देश देख रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट बेल इज रूल के सिद्धांत को फिर से जिंदा करेगा या नहीं। यह मामला सिर्फ उमर खालिद और शजील इमाम का नहीं है, यह मामला उन लाखों लोगों का है जो अपने विचारों की आजादी में यकीन रखते हैं। यह मामला लोकतंत्र के उस नाजुक धागे का है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा है। और हां दोस्तों, अब आपसे एक सवाल, अगर सरकार से असहमति जताना अपराध है तो क्या अब लोकतंत्र की परिभाषा बदलनी चाहिए? हम सबको यह समझना होगा कि लोकतंत्र की ताकत इस बात में नहीं है कि सब एक जैसी सोच रखें, बल्कि इस बात में है कि अलग सोचने वाले को भी जगह मिले। अगर आज हम चुप रह गए तो कल जब हमारी बारी आएगी तब बोलने के लिए कोई नहीं बचेगा। इस केस से हमें यही सीख मिलती है, कानून का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए होना चाहिए, डराने के लिए नहीं। विरोध का अधिकार लोकतंत्र का दिल है, और अगर उस दिल की धड़कन रुक गई तो लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द रह जाएगा,
दोस्तों, जब अगली बार आप न्याय शब्द सुने तो याद रखिए वो सिर्फ कोर्ट की चार दीवारों में नहीं रहता, वो हमारे समाज, हमारी सोच और हमारे सवालों में रहता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस बार क्या फैसला देता है। क्या वो इन 6 आवाजों को आजादी देगा या फिर यह केस भारत की न्यायिक देरी का एक और अध्याय बन जाएगा। और हां, इससे पहले कि आप इस वीडियो को बंद करें, मैं आपसे एक विनती करता हूं। अगर आप मानते हैं कि न्याय सिर्फ ताकतवरों के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए होना चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि बेलीज रूल का सिद्धांत अब सिर्फ किताबों में रह गया है या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट एक मिसाल पेश करेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची आवाज कभी नहीं बदलती। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि अगली बार जब मिलें तो हम आजादी शब्द को सिर्फ इतिहास में नहीं, हकीकत में सुने। नमस्कार। जय संविधान, जय लोकतंत्र।